नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है। अभी उसकी गहमा गहमी चल रही है और उसमें हर वर्ग के लिए मतलब 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10 हो या 11 से 12 हो, चारों वर्गों के लिए एक कॉमन पेपर मान करके चलिए कि 40 नंबर का होता है। 1 से 5 के लिए तो खैर नहीं है, लेकिन 40 उसमें भी मान ही लीजिए, तो 40 अंकों का होता है। तो आज हम उसी 40 अंक के लिए बात करेंगे और वो 40 अंक सभी विषय के लिए अनिवार्य है। चाहे कोई गणित से दे रहा हो एग्जाम, कोई भूगोल दे रहा हो, कोई जोग्राफ, कोई पॉलिटी दे रहा हो, कोई हिस्ट्री दे रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि उस 40 अंक में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो उनके लिए जो जीएस का समाधान है, आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। तो आइए अभी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार ज्योग्राफी का, और उसके बाद में क्विक रिवीजन के बाद में तब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर बात कर लेंगे विस्तार से। चलिए देखते हैं भारत का सामान्य परिचय क्या है। भारत का सामान्य परिचय पर अगर बात करेंगे तो भारत जो है वो विश्व में क्या स्थान रखता है, पहले वो देख लेते हैं हम। सातवां सबसे बड़ा देश है भारत विश्व में। तो पहला कौन है? पहला रूस है। दूसरे नंबर पे कौन है? कनाडा है। फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। ये ज़मीन के हिसाब से, मतलब अगर पूरी भारत, पूरी दुनिया की ज़मीन, पूरी पृथ्वी की ज़मीन को अगर आप 100 मान लेते हैं तो उसमें 2.4% ज़मीन भारत का है। और इसका रैंक जो है ऊपर से अगर काउंट करेंगे पहले दूसरे के हिसाब से तो 7th रैंक पर है। कुल जनसंख्या कितनी है? अगर पूरी दुनिया की जनसंख्या को 100 मान लेते हैं तो भारत का 17.5 है, यानी कि पूरी दुनिया का 17.5% जनसंख्या भारत में रहता है। तो कौन से पोजीशन पे है? मज़े की बात है कि पहले ये दूसरे पोजीशन पे था, लेकिन अब ये पहले पोजीशन पर हो गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच में अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार 68.5 डिग्री मतलब 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के बीच में भारत बसा हुआ है। भारत की अब लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण का विस्तार अगर आप देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की तरफ में अगर, जैसे मान लीजिए ये भारत है, मैप गलत है, मतलब मैं एक इशारे के लिए बता रहा हूँ, तो ये उत्तर से दक्षिण का देखेंगे तो 3214 है। और अगर पूरब से पश्चिम की तरफ देखेंगे तो 2913 किलोमीटर इसका विस्तार है। अब भारत का दूरस्थ बिंदु कौन कौन सा है? भारत के अगर उत्तरी हिस्सा में देखेंगे तो उत्तरी में जो अंतिम पॉइंट है लद्दाख में, उसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बहुत बारीकी से पूछता था, इंसान गलत कर देता है। उत्तर में इंदिरा कॉल है और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, ऊपर में कॉल है, नीचे में पॉइंट है। और ये पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ग्रेट निकोबार कहाँ? अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसमें जो नीचे वाला हिस्सा है ग्रेट निकोबार, वहाँ पे वहाँ जो अंतिम बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और पश्चिम में गुजरात में एक जगह है गौर माता, ये अंतिम बिंदु है। और पूरब में अगर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में किवुथु है। अगर मैं चाहता तो इसको मैप पे बहुत अच्छे से बता सकता था, लेकिन बहुत टाइम बर्बाद होगा। ये क्विक रिवीजन की तरह हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, हम फैक्ट पे बात करते हुए चलते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार देख लेना है, फैक्ट याद हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, वहाँ से काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद और इसका ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद में आपको किसी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत माथापेची नहीं करना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत तनाव नहीं लेना है। ठीक है, बस इसको जितनी बार आप देख सकते हैं ना उतनी बार देखिएगा, इससे आपका भला होगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, पॉइंट 2 पर करके देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब कर्क रेखा, जो कि 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा इसको भी कहते हैं, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो अगर आप मैप पर देखेंगे ना, तो मैप आप खोल कर रखिएगा सामने में, या ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं मैप देखे होंगे तो उसमें 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन? सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरता है। आप इसका लाइन सीक्वेंस याद रख लीजिएगा। कैसे कैसे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार इसको इधर से याद कर लीजिएगा गुजरात की तरफ से, और एक बार इधर को मिजोरम की तरफ से याद कर लीजिएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और अगर मैप पर देखकर इसको समझेंगे ना तो और माथा मतलब तनाव नहीं होगा, आपको आराम से याद भी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, पूछता है कि कर्क रेखा इन किन जोड़ों के बीच से गुजरती है, और बीच में घुसा देगा। जैसे ये झारखंड है ना, तो घुसा देगा बीच में बिहार। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि बिहार से कटता है तो झारखंड में ही जाता होगा, या झारखंड से कटता है तो बिहार में आता ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, इससे इसको ध्यान में रखिएगा। अब भारत की जो मानक समय रेखा है, जिसको हम 82.5 डिग्री देशांतर कहते हैं, ये पूर्वी देशांतर, ये इसका क्या सीन है एक बार समझ लीजिए। इसी को हम जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच माध्य समय
भारत का कहते हैं, लेकिन ग्रीनविच है कहाँ? ग्रीनविच इंग्लैंड में है, वो 0 डिग्री पर है। तो उससे हम 82.5 डिग्री पूरब है। ध्यान रखिएगा, अगर ये 0 डिग्री है ना, तो इससे पूरब की ओर 82.5 डिग्री पर भारत है अपना, 82.5 डिग्री पर भारत है। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है आप बताइएगा, अगर आपने कहीं पढ़ रखा होगा तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो समय लगता है उसको 82.5 डिग्री में गुना कर देंगे तो इतना हम आगे चलते हैं, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे के अंदर को दर्शा देता है। कैसे? अगर आप भारत को देखेंगे, कैसे देखेंगे? मैप यहाँ देखिए, ये 68.7 डिग्री है और ये 97 डिग्री 25 है। तो ये पूर्वी देशांतर है और ये भी पूर्वी देशांतर ही है। तो यहाँ से यहाँ तक आता है ये समय, ठीक। और इसके ठीक बीचों बीच में नैनी पड़ता है इलाहाबाद में, वहाँ मतलब वहाँ से समय का निर्धारण होता है। तो इस नैनी से अगर आप इधर बढ़ेंगे और इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो 1 घंटे का, और इधर बढ़ेंगे तो 1 घंटे का अंतर आएगा, यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। कौन? इसके पूर्वी से पश्चिमी बिंदु तक में। कौन पूर्वी? पूर्वी में जो है ये किवीथू और ये पश्चिमी में है गौरमाता। अगर इसके बीच के समय का अंतर को आप देखेंगे तो 2 घंटे, लगभग 2 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। और भारत के 5 राज्यों से ये गुजरता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, चूंकि नैनी वहीं है तो उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद जो सीधे अगर काटेंगे तो मध्य प्रदेश, फिर उसमें छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरता है। तो इसको रट लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, मिर्जापुर के पास में ही इलाहाबाद मान लीजिए उसको, इलाहाबाद के पास में नैनी एक जगह है, वहीं पर इसका सेंटर बनाया गया है नैनी के पास में, तो वहीं से ही गुजरता है। अब भारत के क्षेत्रफल पर बात कर लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल जो कि दुनिया का 2.4% जमीन है, उसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भारत का, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के अनुसार अब स्थित है कहाँ? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में इसकी आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। और पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार में ये पड़ता है, मतलब अगर देशांतरीय नज़र से देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध में है, और अगर अक्षांशीय नज़र से देखेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। अब हम इसके सीमा रेखा कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। मतलब भारत की स्थलीय सीमा को अगर बात करेंगे तो ये 15,200 किलोमीटर के आसपास में। और समुद्री तट की रेखा की बात करेंगे, मतलब वो समुद्री रेखा जो जिसकी जमीन समुद्र से टच करती है, वो समुद्री तट रेखा हो गया। और वैसे रेखा जो समुद्र हो या जमीन हो, वो टोटल मिलाकर के देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर है, और समुद्र से देखेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है। तो किस किस राज्य से हमारी सीमा लगती है उनको आप देख लीजिए। चीन के साथ में हमारा कितना किलोमीटर दूरी तय होता है, मतलब कितना बॉर्डर हमारा सटता है? तो ये 3488 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर में कौन कौन से राज्य उसमें शामिल होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश? तो एक तो लद्दाख है, आप जानते हैं। लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश उतर के आ जाइए, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड उतर करके आ जाइए, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम उतर के आ जाइए, सिक्किम के बगल में अरुणाचल प्रदेश में आ जाइए। मैप को आप खोल करके देखते चलिएगा, ऊपर लद्दाख है, लद्दाख से नीचे उतरेंगे तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उसके जस्ट नीचे उतरेंगे तो उत्तराखंड आ जाएगा, उसके जस्ट नीचे उतरेंगे तो सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम में एक नुकीला जगह ऐसे करके निकला हुआ है तो ये सिक्किम आ जाएगा। और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। और सबके टोटल करेंगे तो 3488 किलोमीटर दूरी हमारी चीन और भारत के बीच में बॉर्डर इलाका है। तो पाकिस्तान से कितना है? पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर है। कौन कौन है? एक तो लद्दाख है, लद्दाख का उसका भी सटता है, पाकिस्तान से भी सटता है। जम्मू और कश्मीर है, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। ये इतना हमारा जो है ये पाकिस्तान के साथ में इतनी हमारी दूरी सटती है। अब बांग्लादेश के साथ में देख लेते हैं, बांग्लादेश में कितनी दूरी हमारी सटती है। तो बांग्लादेश में 4096 किलोमीटर, हमारी 4096.07 किलोमीटर की दूरी बांग्लादेश से हमारा तय होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ में साझा करते हैं। और कहाँ कहाँ साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल में साझा करते हैं, उसके बाद में असम में साझा करते हैं, फिर मेघालय में साझा करते हैं, फिर त्रिपुरा में और मिजोरम में। त्रिपुरा मिजोरम यानी कि लगभग 4 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 4, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, लगभग 5 राज्यों में हम अपने बॉर्डर को साझा करते हैं। और दूरी कितनी है? 4096.07 किलोमीटर है, यानी कि सबसे अधिक हम बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर साझा करते हैं। उसके बाद नेपाल में 1751 किलोमीटर की दूरी, मतलब इलाका हम साझा करते हैं, बॉर्डर एरिया है। कौन कौन से राज्य हैं जो उसके साथ सटे हुए हैं? तो एक तो उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है और फिर सिक्किम है। म्यांमार के साथ में हम कितनी बॉर्डर साझा करते हैं? 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य आते हैं उसके साथ में? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन चारों को याद रखिएगा। भूटान के साथ कितना? लगभग 699 किलोमीटर की दूरी हम उस साथ साझा करते हैं, बॉर्डर साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश है। और अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम 106 किलोमीटर की दूरी साझा करते हैं, लद्दाख है। और ये कौन सा लद्दाख है? ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड
पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो है पीओके है, या जो चाइना ऑक्युपाइड है वाला लद्दाख हम अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा करते हैं, डायरेक्ट नहीं है उसके साथ में। अब पढ़ लीजिए, कह रहा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ में साझा होता है, आपको बता चुके हैं बांग्लादेश के साथ में, और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ में साझा होता है। भारत के स्थलीय सीमा में लगे पड़ोसी देशों की संख्या लगभग 7 है। अब देख लीजिए कौन सी रेखा किसके किसके बीच में है। रेड क्लिफ रेखा आप नाम जानते होंगे, इसका विभाजन 14 अगस्त 1947 को किया गया था, 14 अगस्त को, और 1947 को सर रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे, उनको दिया गया था ये जिम्मा। 3 लोगों की टीम थी, उन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था और बंद कमरे में बैठ करके उन्होंने बांट लिया था, इसलिए आज़ादी के बाद भी ये विवाद अब तक जारी है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, जो कि अंग्रेजों के टाइम में 1914 के आसपास में ही ये मैकमोहन रेखा का विभाजन किया गया था, जो अब तक चला आ रहा है। भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है ये मैकमोहन रेखा को लेकर के ही है। चाइना कहता नहीं वो हम मान्य नहीं करेंगे, और भारत कहता नहीं हमको उसी पर मानना है। डुरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये भी आज़ादी से पहले की ही मामला है, अब तक मान्य है और चला आ रहा है, इस पर विवाद नहीं है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव है, समुद्र के पास में। और भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल संधि जो है ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में जो है वो पाक जलडमरू मध्य है। कभी अगर प्रश्न में पूछे तो ये कतई न मार दीजिएगा कि पाक जलडमरू मध्य है तो ये पाकिस्तान से सटता होगा, जी नहीं, ये श्रीलंका से सटता है, इसका आप ठीक से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब भारत के भौतिक स्वरूप पर बात कर लेते हैं, क्विक रिवीजन है बिल्कुल। तो भारत का भौतिक स्वरूप की बात कर लेते हैं, तो इसका विभाजन जो है हम वो 6 तरीके से करते हैं। कौन कौन, एक उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र को बांट लेते हैं। दूसरा, उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र को बांट लेंगे तो फिर मैदान हो जाएगा, तो उसको उत्तरी मैदान कहते हैं। उत्तरी मैदान के जस्ट नीचे उतरेंगे तो उसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। उसके बाद में तब भारतीय मरुस्थल को बांट लेंगे। भारतीय मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में पड़ता है, उसको मान लेंगे। फिर तटीय मैदान है जो तट के पास में है, और उसके बाद में जो द्वीप समूह है उसको मान लेंगे, द्वीप समूह में बांट लेते हैं। तो 6 होता है, ठीक है। अगर हम इसका बंटवारा करेंगे तो 6 वर्गों में करेंगे। कौन कौन से, भारत उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, फिर दूसरा में उत्तरी मैदान, तीसरा में पर्वतीय पठार, चौथा में भारतीय मरुस्थल, पांचवा में तटीय मैदान और छठा में द्वीप समूह। अब देखिए, अब भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें हिमालय को लेते हैं सबसे पहले। तो हम एक बार हिमालय के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। ये भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय, ठीक है। एक नवीन वलित पर्वत है, ये पुरानी पर्वत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये नवीन वलित पर्वत है। अगर पूछे कि भारत में पुरानी पर्वत कौन है, तो वो है अरावली, जो कि राजस्थान में, वो सबसे पुराना है, मतलब घिस गया है वो, अभी भी उतना है घिसने के बाद में। तो ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वतमाला है। और नई सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है, तो ये है हिमालय पर्वतमाला है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। सिंधु नदी कहाँ है, सिंधु नदी अगर मान लीजिए ये हिमालय, अभी मैं पर बात करेंगे इधर है, तो यहाँ पे आते आते ब्रह्मपुत्र है, हालांकि इसके थोड़ा आगे भी फैला हुआ है, लेकिन मान लीजिए यहीं तक, यहाँ तक इसका फैलाव है। और विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, इसी के अंदर में माउंट एवरेस्ट वगैरह सब आते हैं, अभी उसको भी देख लेंगे, ठीक है। लंबाई कितनी है, लगभग 2400 किलोमीटर है हिमालय की लंबाई। और चौड़ाई कितनी है, कश्मीर में 400 किलोमीटर है चौड़ा, और अरुणाचल प्रदेश में आते आते 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है, ठीक है। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन कर लीजिए, तो हिमालय का अगर उत्तर से विभाजन करेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन करेंगे, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आएगा, फिर महान हिमालय आएगा, फिर निम्न या हिमाचल हिमालय आएगा, फिर बाह्य जिसको हम शिवालिक कहते हैं, शिवालिक आएगा। अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ा पहले ये देख लीजिए कि हिमालय के जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं। देखिए, एक काराकोरम है, ठीक है, एक काराकोरम को याद रखिएगा। दूसरा ये लद्दाख श्रेणी है, इसको याद रखिएगा। फिर ये तीसरा जो देख रहे हैं आप जास्कर श्रेणी, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद में चौथा है पीर पंजाल श्रेणी है, इसको याद रखिएगा। इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चलने के बाद में। इन चारों से देखिए नदियाँ निकल रही हैं, कौन सी, सिंधु नदी। अभी आपको मैंने बताया था ना, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच तक हम देखते हैं, तो ये सिंधु नदी है। तो इधर ये खत्म हो रही है यहाँ पर, ये हिंदू कुश पर्वतमाला है। हिंदू कुश पर्वतमाला, अगर आपने मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ी होगी या मॉडर्न हिस्ट्री में भी मराठा साम्राज्य पढ़ा होगा, तो उसमें कहते हैं मराठा, बाजीराव कहते हैं और शिवाजी भी कहते हैं कि कटक से लेकर के अटक तक, तो अटक जो है ना वो इसी के पास में है, हिंदू कुश पर्वतमाला के पास में है अटक नदी भी बहती है यहाँ, अटक जगह का नाम भी है। और कटक जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। तो ये सिंधु नदी है, यहाँ से हिमालय है पूरा। ये पामीर की ग्रंथि या पामीर का पठार भी इसको कहते हैं, पामीर श्रेणी है। आगे इसमें बढ़ेंगे तो कुनलुन श्रेणी आता है। तो यहाँ से लेकर के, इसको मिटा देते हैं, हाँ, अब यहाँ से लेकर के यहाँ ये सिंधु नदी की इलाके से लेकर के और इधर चले आएंगे अरुणाचल तक,
यहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ की जो मोटाई है हिमालय की, मतलब चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये 400 किलोमीटर की है। और इधर आते आते इसकी चौड़ाई जो हो जाती है वो 150 किलोमीटर की हो जाती है। अब हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं आपको बता दिया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये चारों श्रेणियाँ हैं। बहुत विस्तार से इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, तो आगे देख लेंगे, इसको विस्तार से आएगा। अब जो 4 श्रेणियाँ इसमें बांटा है हिमालय की उत्तर दक्षिण के विभाजन, इसमें ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय जिसको हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक तो काराकोरम है, एक लद्दाख है, एक जास्कर है, जो भी आपको बताया था मैंने, ये ट्रांस हिमालय में है। हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है ये, सबसे पुराना, मतलब हिमालय जब जमीन से उठ करके, मतलब नीचे से ऊपर उठा, तो सबसे पहले यही वाला श्रेणी में उठा था। इसका विस्तार क्या है, पश्चिम से पूरब में अगर इसको आप देखेंगे तो लगभग 1000 किलोमीटर की है, और चौड़ाई जो है ये 40 किलोमीटर के आसपास में है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है, जिसको हम K2 भी कहते हैं। ये 8611 मीटर है। हालांकि ये POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड PUK में है, पाकिस्तान वाले जो इलाके हैं उसमें है ये, लेकिन भारत इस पर अपना दावा करता है। तो ये K2 है, जिसको हम गाडविन आस्टीन भी कहते हैं। ये दूसरा है। पहला कौन है, माउंट एवरेस्ट है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो इसी में है, और कैलाश के उत्तरी ढाल से लेकर के इसका फैला हुआ है, ठीक है। अब आइए महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, जिसको हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, उसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, दूसरे नंबर पर था। ध्यान रखिएगा, ये वाला है, कहाँ गया, ये महान हिमालय दूसरा वाला है ये, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, या इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, इसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं, इसी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8848.86 मीटर है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि नेपाल में स्थित है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद में कंचनजंगा भी इसी में है, 8598 मीटर है, ये भी इसी में है। ये ग्रेनाइट से निर्मित है, क्रोट ग्रेनाइट से निर्मित है ये चट्टान, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है, 6000 किलोमीटर है इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है। विस्तार कहाँ से है, इसकी विस्तार जो है वो लंबाई 2400 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है ये 25 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, घटता जाएगा ये। ट्रांस हिमालय 40 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई थी, इसकी कितनी है, इसकी 25 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लघु हिमालय, जिसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसमें जो कुछ घाटियाँ हैं जो बहुत मशहूर है, भारत में वो घाटियाँ पड़ती हैं, जिसको हम कश्मीर घाटी कहते हैं। इसमें कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, तो उसमें कुल्लू घाटी आती है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और कांगड़ा घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। कुल्लू, कांगड़ा, ये सब हिमाचल में है। पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जितने भी पहाड़ी नगर हैं ना, ये सब इसी में है। इसी में ये सारा हिमालय का जो इलाका है, क्या कहते हैं, शिमला उमला टाइप, सब उसी में आते हैं। इसकी ऊंचाई 3700 से लेकर के 4500 मीटर के बीच में है, और चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर के बीच में है। क्योंकि इसका विस्तार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसमें पीर पंजाल श्रेणी है जो कि सबसे लंबी श्रृंखला है, धौलाधर और महाभारत श्रेणी है। महाभारत रेंज अगर आपने पढ़ा होगा तो इसी में है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बाह्य शिवालिक हिमालय के बीच में बारे में। बाह्य शिवालिक हिमालय जो है वो निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से किया गया है, मतलब नदियों ने जो सेडिमेंट ला करके जमा कर दिया उससे इसका निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का। ये इसमें जो प्रसिद्ध है वो दून है। दून जैसे आपने देहरादून सुना होगा, दून है, कोटली दून है, देहरादून है, पाटली दून है, ये सब दून श्रेणी इसी में आता है। दून क्या होता है, ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक लंबवत घाटी है जो कि बहुत खूबसूरत मैदान होता है, एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका होता है जो रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत मतलब अनुकूल जगह होती है, इसी को दून कहते हैं। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखलाएं जो हैं वो इसी में है। ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच में। चौड़ाई कितनी है, 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। अच्छा, अब देख लेते हैं पूर्वी हिमालय के बारे में। पूर्वी हिमालय, नमचा बरुआ आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा मूर्ति है नमचा बरुआ के पास में, वहाँ से लेकर के, और दरअसल नमचा बरुआ जो है वो सबसे सर्वोच्च शिखर है पूर्वी हिमालय का। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें कंचनजंगा पड़ता है, इसमें मकालू है, एवरेस्ट है, इसमें गारो खासी जयंतिया जो श्रेणी है ब्रह्मपुत्रा घाटी के पास में, ये भी इसी में पड़ता है। इसमें मिजो श्रेणी आता है, इसमें नागा श्रेणी आता है, और पटकाई बूम जो है वो इसी में आता है। क्यों मशहूर है ये सब पर बात नहीं करेंगे, इतना लंबा नहीं खींचना है, टाइम बर्बाद, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। बस आप बता रहे हैं कि एक बार देख लीजिए कि कौन कहाँ पर पड़ता है।
अच्छा, अब हिमालय का विभाजन जो है प्रादेशिक स्तर पर कर लेते हैं, पश्चिम से लेकर के पूरब तक। तो पंजाब हिमालय कहाँ है उसको देख लीजिए। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में जो स्थित है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुमायूं हिमालय ये सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच में जो है उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय ये काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। इसमें लगभग 800 किलोमीटर की दूरी होती है। इसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और असम हिमालय तीस्ता नदी जहाँ खत्म होती है वहाँ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर खत्म होती है, खत्म मतलब जहाँ से मुड़ती है उसके बीच के रेंज को हम असम हिमालय कहते हैं। ये लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई होती है। अब भारत में कौन कौन सी प्रमुख घाटियाँ हैं ये देख लेते हैं, कहाँ स्थित है वो भी देख लेते हैं। नुब्रा और मरखा घाटी जो है वो लद्दाख में स्थित है। बहुत खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, आप यहाँ जा सकते हैं। घाटियाँ बहुत अच्छी जगह होती है घूमने के लिए, बहुत बहुत अनुकूल जगह होता है ये। अब जैसे हिमाचल में देख लीजिए कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगल, लाहौल स्पीति, पीन वैली ये हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग फूलों की घाटी आपने सुना होगा, फ्लावर्स वैली ये उत्तराखंड में होता है। घाटियाँ ही हैं, ये उत्तराखंड में स्थित है। युथांग जो है वो सिक्किम में होता है। नेवरा जो है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होता है, ये घूमने की जगह है। शांत घाटी जो इसको हम साइलेंट वैली कहते हैं, ये केरल में स्थित है। जूकू वैली कभी मन हो तो आइएगा घूमने, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन होंगे तो जूकू वैली में बरसात के मौसम में जाइएगा, आपको मज़ा आएगा। वो पका करके मुर्गे को और पत्ते पर रख के नमक छिड़क करके देते हैं, हल्का हल्का भाप निकल रहा होता है और घूमने में इतना मज़ा आता है। खाते हुए जाइए, जो खाते हैं वो, जो नहीं खाते हैं उनके लिए वहाँ मक्के के बाल को क्या कहते हैं वो वही खिलाते हैं, वो अच्छा है वो भी। मतलब जुकू लिखा जाता है लेकिन ये होता है डी से लिखा जाता है डुजुकू। चुम्बी घाटी जो है वो सिक्किम है। भारत और भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है ये चुम्बी घाटी। बराक घाटी असम में है और अराकू जो है वो विशाखापट्टनम में स्थित है। ये घाटियाँ हैं भारत के प्रमुख हिमनद कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश के जो हिमनद है उनको देख लीजिए, बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और सोना पानी, ये हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में है जो हिमनद गंगोत्री है, आपको पता होगा कि यहीं से गंगा निकलती है। यमुनोत्री यहाँ से यमुना निकलती है। गंगोत्री का मतलब सिर्फ गंगा यहीं से नहीं निकलती है, मतलब गंगोत्री उस इलाके को कहते हैं जिसमें से 2 नदियाँ निकलती हैं, भागीरथी और जो नदियाँ निकलती हैं, तो आगे पढ़ेंगे, बात कर लेंगे। फिर मिलाम है, उत्तराखंड में ही है। पिंडारी है, ये भी उत्तराखंड में ही है। सियाचिन लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा हिमनद है और सबसे ऊंची जगह भी इसमें आती है। और सिक्किम में जेमू घाटी है, जेमू हिमनद है। उसके बाद भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। दर्रा कौन कौन सा है? काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला और चांगला। ये जो है ला लगा है इसमें ना, ये लद्दाख में है। थोड़ा सा याद करने के लिए, मतलब कोई ये वो नहीं है, ट्रिक नहीं है, लेकिन ऐसे ही खारदुंगला, जोजिला, चांगला ये लद्दाख में है। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल जो है वो जम्मू और कश्मीर में है। सिपकिला, बड़ा लाचला, रोहतांग, यांगची, दीवान, डेबसा ये हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला ये उत्तराखंड में है। नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। चीन का व्यापार पहले नाथुला से होता था। बोमडीला, दुफू, सेला, यांगयाप और पांगसांड ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू जो है मणिपुर में है। थाल घाट और भोर घाट जो है महाराष्ट्र में है। ये पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिम यही कनेक्ट करता है बाकी चीज़ों को इधर से। और पाल घाट जो है केरल में है, केरल को कनेक्ट करने वाला ये पाल घाट ही है। तो इन दर्रों को भी याद रखिएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ये सारा का सारा डायरेक्ट वहीं से मैच करेगा। उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ लेते हैं। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है ये। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई जो होती है वो 1000 से 2000 मीटर के बीच में होती है। विस्तार कितना है इसका? इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। लंबाई कितनी है इसका? लगभग 3200 किलोमीटर है, मतलब उत्तरी इलाका पूरा मैदानी भाग है, ध्यान रखिएगा। और चौड़ाई कितना है? 150 से 300 किलोमीटर के बीच में चौड़ाई है। अब इनका विभाजन अगर आप करेंगे ना मैदानों को, तो 3 भाग में बटेगा। कौन कौन? भाभर, तराई और जलोढ़ मैदान होता है। भाभर और तराई, जलोढ़ मैदान तो बीच का हो गया, ठीक है। तराई वो होता है कि जैसे ये पहाड़ है तो इसके जस्ट नीचे वाले इलाके को तराई कहते हैं। जैसे बिहार तक का ये जो बिहार का जो उत्तरी भाग है वो तराई है, वो क्योंकि वो हिमालय के शिवालिक श्रेणी के गोद में बसा हुआ है। अब भाभर तराई के थोड़ा पहले के इलाके को कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होते हैं, मतलब ये जो मैदान है ये बहुत उपजाऊ है। और जब उपजाऊ होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या सबसे अधिक यहीं पे बसेगी, पहाड़ों पे तो जनसंख्या बसेगी नहीं, इसलिए सघन जनसंख्या क्षेत्र यहीं पे होता है। थोड़ा सा भाबर के बारे में पढ़ लेते हैं। भाबर की कृषि योग्य जमीन नहीं होती है, शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भाबर कहते हैं। भाबर कंकड़ से, जैसे पहाड़ टूट करके नदी बही उसमें से, या पहाड़ टूट करके नीचे गिर रहा है तो उसमें जो कंकड़ वाला इलाका होगा ना वो भाबर हो जाता है। नदियों द्वारा लाए गए गुट्टी के निक्षेप से निर्मित है। वहीं कभी कभी नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। कभी देखते होंगे आप कि नदियाँ बहते बहते जा रही हैं और छोटे छोटे पत्थरों के बीच में खो गई हैं, वहाँ पर नदी गायब हो गया है, तो ये वही वाला इलाका है, इसको हम भाबर कहते हैं। तराई क्या है? तराई जंगली या वन्य प्राणी क्षेत्र जो होते हैं वो तराई होते हैं। जस्ट
पहाड़ के नीचे, जस्ट पहाड़ के नीचे तराई होता है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें आकर के ख़त्म हो जाती हैं। मतलब उनके लिए बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है, पानी मिल ही रहा है, ज़मीन क्या कहते हैं, मतलब जो अनुकूल वातावरण हो सकता है वो होते हैं, इसलिए जंगली चीज़ें और वन्य प्राणियाँ वहीं पे होती है। और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में होते हैं। भाबर क्षेत्र जब खत्म होगा तो उसके बाद तराई शुरू हो जाता है। ये दलदली होता है, नम भी होता है। चौड़ाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर भी इसकी चौड़ाई। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ पर कट हो जाती हैं, यहाँ मिट्टियाँ आने लगती हैं, क्योंकि फिल्टर हो गई हैं नदियाँ उधर। तो पहाड़ों से जब निकलेंगे तो मिट्टी पर आएंगे, मिट्टी जमा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा कंपेयर देन भाबर। ठीक है, अब जलोढ़ मैदान में आते हैं। जलोढ़ मैदान भी दो तरीके के होते हैं, एक तो बांगर और एक खादर। बांगर वो होता है जो पुराने जलोढ़ हैं और बाढ़ वाले क्षेत्र से दूर स्थित होते हैं, मतलब बाढ़ आया, जमीन भर गया, जमीन भरने के बाद में वहाँ से चला गया, अब दूसरी तरफ जमीन ने मोड़ लिया, तो जो पुरानी जमीन थी ना वो बांगर हो जाएगी। तो उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है बांगर, और मृदा और चूने का निक्षेप यानी कि कंकड़ जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। खादर एकदम नवीन जलोढ़ है, नई नई बाढ़ आई है, मिट्टी का पानी उसमें सेटल हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बहुत उपजाऊ होगी वो, और प्रतिवर्ष उसका नया नया निर्माण होता रहेगा, बहुत अधिक उपजाऊ होगा। बाढ़ वाले मैदान में स्थित होते हैं ये। उत्तरी भारत में मैदान का सामान्य विभाजन अगर हमें करना हो तो उसका हम 3 भागों में करेंगे। एक तो पंजाब का मैदान है, गंगा का मैदान और एक ब्रह्मपुत्रा का मैदान। 3 भाग। पंजाब का मैदान कहाँ है? सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियाँ से जो जो इलाका पड़ता है उसको हम पंजाब का मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान, गंगा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा सीधा सीधा समझिए, गंगा जिधर से निकल कर जिधर तक जा रही है वो सारी इलाका गंगा का मैदान हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्रा का भी सेम वैसा ही भाग होता है ब्रह्मपुत्रा का। अब हम बात करते हैं इसका विस्तार। पंजाब जो क्या कहते हैं, अरे क्या था, पंजाब का मैदान जो है वो पंजाब में ही विस्तार है, और गंगा वाले मैदान का घग्गर और तीस्ता नदी के मध्य से लेकर के जो इसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आता है, ये पूरा का इलाका इसमें आ जाएगा। और विशेषकर असम में ब्रह्मपुत्रा का मैदान माना जाता है। अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। दिल्ली कटक पूर्वी में राजमहल पहाड़ियाँ होती हैं, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और दक्षिण में जो है इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। दक्षिण में कहाँ? सबसे पीछे चले जाइए, सबसे पीछे एकदम तमिलनाडु में, केरल के बॉर्डर पर चले जाइए, वहाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं जिसको हम कार्डामम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित होते हैं। प्राचीनतम और स्थिर भूभाग जिसको हम गोंडवाना भूमि का भाग भी मानते हैं, ये होते हैं। ढलान पश्चिम से पूरब की ओर होता है इनका, ध्यान रखिएगा, मतलब इस पर पड़ने वाली जो तमाम पानियाँ हैं ना, ये पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगी, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ में गिरेंगी। ठीक है, इसका विभाजन अगर आप करेंगे तो मध्य उच्च भूभाग जिसको हम नर्मदा के उत्तर में मानते हैं वो हो गया। दूसरा दक्कन का पठार, नर्मदा के दक्षिण में दक्कन का पठार। और तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार। हम इसमें तीनों भाग में इसका विभाजन करते हैं। ठीक है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी का विस्तार क्यों है? क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, पठारी इलाके हैं, यहाँ से मिट्टियाँ निकल करके, और इनमें क्या होगा, इनमें जितनी जहाँ जहाँ काली मिट्टियाँ हैं इनका विस्तार है। यहाँ कपास की खेती खूब बहुतायत में होती है कपास में, इसलिए ये कपास की मिट्टी और या फिर जो पौधे काली मिट्टी में सर्वोत्तम होती है इसमें खूब निकलेंगे। तंबाकू भी इसमें खूब होगा। अनेक पठार और पहाड़ियों में निर्मित है ये, त्रिकोणीय आकृति, और ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर इसमें इसकी क्या कहते हैं, औसतन ऊंचाई है। मालवा का पठार ये काली मिट्टी से निर्मित है और पूरब में बुंदेलखंड में है। ठीक है, समग्र ढाल उत्तर की ओर है, दक्षिण में विंध्य श्रेणी है। मालवा का पठार का जब आप देखेंगे तो उसके दक्षिणी हिस्से में विंध्य श्रेणी है, मालवा का पठार सबसे ऊपर मिलेगा, और इसके पश्चिम में अरावली है जो कि राजस्थान के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। लावा प्रवाह से निर्मित है, मतलब जब कभी जीवन वहाँ पे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी टाइप कुछ हुआ होगा या इनर एक्टिविटी कोई होगी तो उसमें से लावा निकला है, और लावा निकल करके ठंडा हो गया, इससे वो मालवा का पठार बना है। ठीक है, मध्य उच्च भाग जो है ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। दक्कन का पठार की इसकी उत्तरी सीमा है। अवशिष्ट पर्वतों की उत्कृष्ट उदाहरण है इसमें जितने भी पर्वत आएंगे सारे अवशिष्ट पर्वत आएंगे, और इसकी ऊंचाई औसतन जो है वो 700 से 1000 मीटर के बीच में स्थित है। इसका ढाल कहाँ है? पश्चिम से पूरब की दिशा में है। ठीक है, पश्चिम में चौड़ा और पूरब में जाते जाते ये संकीर्ण हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, त्रिशूल, क्या ये संकीर्णनुमा हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे इस तरीके का आकृति के साथ में हो जाएगा। और इसका जो अधिकतम विस्तार है ना, ये मालवा के पठार वाला इलाका, मालवा का क्षेत्र जो है वहीं पे इसका अधिकतम विस्तार है। पूरा भाग में बुंदेलखंड है, फिर बघेलखंड भी है, वहाँ पे भी थोड़ा सा मिल जाएगा। और पूर्वी विस्तार ही अगर इसको थोड़ा सा और आप कोणीय दृष्टि से देखेंगे तो इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड के बाद में राजमहल की पहाड़ियाँ और छोटानागपुर के पठार तक भी ये मिलेगा, क्योंकि ये छोटानागपुर की पठारियाँ यहीं पे पाई जाएंगी, जो कि बिहार और झारखंड का बॉर्डर इलाका है। छोटानागपुर का पठार, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें राजमहल की पहाड़ियाँ भी इसमें आती है। पश्चिमी सीमा इसके इधर में आएंगे तो अरावली पर्वत से मिलती है, अरावली जो कि राजस्थान, दिल्ली होते हुए निकलती है, अरावली में मिल जाएंगी।
और दक्षिणी जब इसका हिस्सा देखेंगे तो सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा का जो पहाड़ है, सतपुड़ा का पर्वत है, उस इलाके में आकर के मिल जाती है। तो दक्षिणी सीमा सतपुड़ा तक है, उत्तरी विस्तार इसका जो है ये बिंद के बीच, मतलब बिंद और सतपुड़ा के बीच में जो इलाका है ना, उसी को हम मध्य उच्च भूभाग के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद बुंदेलखंड का पठार देख लीजिए, ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार नहीं कहते, बुंदेली बोलते हैं। तो ये चंबल उम्बल वाला इलाका जो है बुंदेली है। ग्रेनाइट और नीच से निर्मित है, सघन अपर्दी क्षेत्र है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका अपर्दन हो चुका है। लहरदार क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि अपर्दन हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है नहीं है। चंबल नदियाँ इसके बीच से गुजरती हैं। अर्ध शुष्क जलवायु है इधर। बुंदेलखंड का पठार अगर आप देखेंगे तो ये झांसी के आसपास और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी के जस्ट उत्तर में पाया जाता है। उत्तर में सोन नदी है और ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। अब छोटानागपुर के पठार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। छोटानागपुर पठार उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं, गोंडवाना चट्टान से निर्मित है ये। विस्तार इसका झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। अन्य नाम भारत का रूर, पाट भूमि, भारत का रूर कहते हैं। जैसे रूर का मतलब है कि यहाँ पे सबसे अधिक खनिज कोयला निकलते हैं, इसलिए इसको रूर प्रदेश कहते हैं। खनिज समृद्ध क्षेत्र है, लोहा और कोयला के लिए जाना जाता है। ठीक है। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी इसमें से मुख्य निकलती है। फिर स्वर्णरेखा है, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है, बराकर नदियाँ, ये सारी नदियाँ इसी इलाके में बहती हैं। अब दक्कन का पठार के बारे में देख लेते हैं। ये उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। बेसाल्ट लवा के अपर्दन एवं अपक्षय से निर्मित हुआ है। पूरब में पूर्वी घाट तक स्थित है। पश्चिम में एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी जो है, ये दक्कन का पठार में स्थित है। दक्कन का पठार बहुत चीज़ों के लिए मशहूर है, दक्कन का पठार। और ये जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, इसी नीलगिरी पहाड़ी पर है काडामम पहाड़ी। नीलगिरी के मतलब अंतिम बिंदु जो गांठ बनती है, काडामम वहीं है। और पश्चिम में पश्चिमी घाट भी इसी में है। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट जो है ये वाला, पश्चिमी घाट का ये एक श्रृंखला है, पर्वतीय श्रृंखला है। इसमें पर्वतीय वर्षा भी होती है। इसका दूसरा नाम सह्याद्री है। दक्कन पठार के पश्चिम में स्थित है। औसत ऊंचाई इसका 1500 मीटर है। पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है ये, और अधिक घना भी है। दक्षिण में अधिक ऊंचा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई जो है ये 2695 मीटर है, जिसको हम अनामलाई पहाड़ी में देखते हैं। अगर पूछा जाए कि दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ध्यान रखिएगा, यही टिक मारिएगा। और दूसरी सबसे ऊंचा चोटी है डोडा बेटा है, जो 2633 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी में ये भी स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल यहीं पे है। जितनी भी उधर से निकलती हैं, कावेरी, कृष्णा वगैरह सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ जितनी भी हैं, वो सब इसी से निकलती हैं। और इसमें कुछ दर्रे हैं, जैसे थाल घाट और भोर घाट, इसी में पाल घाट भी है पश्चिमी हिस्से में। ये तीनों का तीनों जो है कनेक्टिविटी है उधर के लिए। पूर्वी घाट के बारे में देख लेते हैं। ये सतत नहीं है, नदियों द्वारा खंडित हो गया है, क्योंकि उसको कई बार नदियों ने काट दिया है। औसत ऊंचाई 600 मीटर है पूर्वी घाट में। जैसे दिक्कत ये है ना, पूर्वी घाट में सारी नदियाँ काट काट के बहती हैं, तो सारे का सारा, और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इसलिए वो कट कट गया, अपर्दित हो गया है। दक्षिण पश्चिम में सेवराई एवं जावेड़ी की पहाड़ियाँ इसी में स्थित है। और विस्तार इसका महानदी घाटी से लेकर के नीलगिरी तक है। महानदी कहाँ है? महानदी बंगाल से निकलती है, यहाँ से लेकर नीलगिरी चलिए दक्षिण तक, पूरा का पूरा। अगर ये मैप देखेंगे ना, ये मैप मान लीजिए भारत का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दक्षिण में पूरा का पूरा पूर्वी घाट है। और ये वाला इलाका पूरा का पूरा पश्चिमी घाट में आता है। पश्चिमी घाट में जितने राज्य हैं, पूर्वी घाट में जितने राज्य हैं, उसका नाम लिख के आप बताइएगा कमेंट में, या आप लिख कर याद कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। बताइए ना बताइए। उत्तर पूर्वी पठार और मेघालय का पठार जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है ये। पश्चिम बंगाल के मालदा गैप, जिसको हम राजमहल पहाड़ी और मेघालय पहाड़ियों के बीच में पाते हैं, पठार के बीच में पाते हैं, इसी के कारण ये अलग हुआ है। ये मेघालय का पठार कोयला, चूना, लोहा, पत्थर आदि खनिज भंडारों का पर्याप्त संचित भंडार है यहाँ पर। इसका दूसरा नाम है कार्बी एनालॉन्ग पठार एवं उत्तर कचार पहाड़ी। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ इसी में पाई जाती है, जो कि मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया जाति भी होती है, जो इसी पहाड़ियों पर रहती है, इसलिए इनका नाम गारो खासी जयंतिया पड़ी है। दक्षिण अधिकतर वर्षा जो है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहीं पे होती है, मेघालय के पठार में ही। और माउसिन राम जो कि चेरापूंजी में है, सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र है, वो भी इसी में पाया जाता है। और जब सबसे अधिक वर्षा होगी तो स्वाभाविक सी बात है बहुत ज़्यादा अपर्दन होगा, इसलिए इसको अति अपर्दित क्षेत्र माना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का देख लेते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, सबसे पुराना यही पर्वत श्रृंखला है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत में से मान लीजिए ये एक है, अरावली। विस्तार कहाँ कहाँ से है? राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। राजस्थान में माउंट आबू इसी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, माउंट आबू जो है वो इसी पर स्थित है। और दिल्ली में अगर आ जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन जो है वो इसी पर स्थित है। सर्वोच्च चोटी जो है इसकी गुरु शिखर, वो राजस्थान में 1722 मीटर है। ये अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत से निर्मित हुआ है। अब सतपुड़ा
पर्वत श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं। ये उत्तर में नर्मदा नदी में स्थित है। सर्वोच्च चोटी जो है इसकी धूपगढ़ चोटी है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में है। बड़ी अच्छी जगह है घूमने की, कभी जाइए घूमने यहाँ पे। विस्तार कहाँ से है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में है। दक्षिण में इसकी ताप्ती नदी बहती है, यहाँ तक इसका विस्तार है। नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में देख लीजिए। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, उसको नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, 2633 मीटर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जो कि पश्चिमी है। तमिलनाडु, केरल यहाँ पे, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक है, इसमें इसके विस्तार है नीलगिरी पहाड़ी पर। भारतीय मरुस्थल के बारे में एक बार देख लीजिए। ये मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था, अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में, इसलिए में बारिश नहीं होती है और ये मरुस्थल होता चला गया है। यहाँ रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं, इसलिए इसमें शुष्क जलवायु क्षेत्र रहता है। बहुत कम वनस्पति होती है, जो भी वनस्पति होती है कटीली होती है। अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, क्योंकि जब वहाँ बारिश नहीं हो तो स्वाभाविक सी बात है इवेपोरेशन बहुत तेज़ी में होगा। नदियाँ अल्पकालिक होती हैं तथा कुछ नदियाँ मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं, जैसे लूनी है, सबसे बड़ी नदी लूनी ही है। ढाल के आधार पर विभाजन दो भागों में कर सकते हैं। पहला उत्तरी भाग सिंध की ओर ढाल है, दूसरा दक्षिणी भाग कच्छ के रण की ओर ढाल है। तो अब आज हम इसमें इतना ही रहने देते हैं, कल से हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और अब रोज़ कोशिश करेंगे एक वीडियो आपको लाएं और पूरा का पूरा पढ़ा दें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।